वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास। लास्ट क्लास में साथियों हमने डिस्कस किया था भारत के प्रमुख पठारों में। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख पठारों का वर्गीकरण। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ का पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इस पेड पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या अगर आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीओ की या फिर आरओ की 2023 के लिए, तो बिल्कुल आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में जुड़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं किस तरीके से जुड़ा जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको सभी विषयों की कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ, इस तरीके की 2 पीडीएफ दी जाती हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी में। और इन पीडीएफ्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बुक, ना करंट अफेयर की, ना जीएस की, ना हिंदी की, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम पीडीएफ देंगे उतने से ही आपको पढ़ना है और उसी से ही पूरा पेपर आएगा, बस आपको उसे पढ़ना भर है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं पठारों का वर्गीकरण। पिछली क्लास में जो है हमने भारत के जो विभिन्न पठारी क्षेत्र हैं उनको हमने मैप की सहायता से पढ़ा था। चलिए देखते हैं पठारों का वर्गीकरण। अगर हम देखें तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से पठार होते हैं। पहले हैं अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न पठार, है ना। तो जो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो पठार उत्पन्न होते हैं, यानी धरती के आंतरिक हलचल की वजह से जो पठार उत्पन्न होते हैं, पहले वो हैं। इनमें 3-4 हैं, जैसे अंतर पर्वतीय पठार है, अंतरपदीय पठार है, या फिर तटीय पठार है, या फिर गुंबदाकार पठार, और 5वें नंबर पे महाद्वीपीय पठार। दूसरा है बाहर जाते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो पठार हैं, इनमें शामिल होते हैं जलीय पठार, वायव्य पठार यानी वायु से उत्पन्न होने वाले, हिमानी पठार यानी बर्फ से उत्पन्न होने वाले, और उष्यंत पठार, है ना। चौथे नंबर पर जो है ये है जलवायु के आधार पर शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिम पठार, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखो यहाँ पे भारत के प्रमुख पठारों में टोटल 10 इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देखना है यहाँ पर। सबसे पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है कोडरमा का पठार, 5वां है मेघालय या शिलोंग का पठार, 6वां है दक्कन का पठार, 7वां है साथियों तेलंगाना का पठार, 8वां है बघेलखंड का पठार, 9वां है बुंदेलखंड का पठार और 10वां है मालवा का पठार, ठीक है। इनमें सारे के सारे आपको नहीं देखने हैं, जो महत्वपूर्ण हैं केवल उन्हीं की आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहला है बुंदेलखंड का पठार। देखो क्या लिखा हुआ है, इस पठार का विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में है। इस पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये आपका यूपी स्पेशल में बिल्कुल पूछ सकता है कि बताइए बुंदेलखंड जो पठार है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो आप देख पाएंगे 7 जिले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। तथा मध्य प्रदेश के भी 8 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। बेसिकली ये रेवाइन है, यानी बीहड़ भूमि है जिसका निर्माण चंबल नदी करती है। बीहड़ जो है वो पुराने समय में फेमस हुआ करता था डाकुओं के लिए, ठीक है। आगे देखो छोटा नागपुर का पठार, इस पठार का मुख्यतः विस्तार झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला तथा ओडिशा का क्षेत्र भी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है साथियों दंडकारण्य का पठार, ये महत्वपूर्ण है। इस पठार का विस्तार कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ये आपको मिलने वाला है। आगे देखो, आगे है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। याद रखना, भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसककर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया है। इसका निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर में गंगा के मैदानों से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि को भी पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को मालवा का पठार कहा जाता है। याद रखना,
तथा पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार किसके अंतर्गत है? मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत है। तथा इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार मौजूद है। आगे देखिए, दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक सतत व ऊंचा है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई व कार्डामम पहाड़ियाँ शामिल है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जो कि केरल राज्य में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। साथियों याद रखना, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है। हमने पिछली क्लास में समझा था कि लावा प्रवाह जब होता है तो बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उसमें फंस जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार पर भ्रंशी ज्वालामुखी क्रिया हुई और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको देखिए जरा। लास्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, लेकिन नर्मदा व ताप्ती जैसी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने देखा भारत के पठारी हिस्से के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा साथियों, उसमें हम बात करेंगे भारत के मरुस्थलीय तथा शुष्क क्षेत्र की। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।